हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉप 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एसएससी सीएचएसएल 2024 ईयर में पूछे गए थे और ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर सीजीएल में रिपीट हुए तो आप इजीली कर पाएंगे। और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है डीआई की, तो ऐसा नहीं है कि वो इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, और जिन लोगों की डीआई की प्रैक्टिस कम है तो वो एक बार इन क्वेश्चंस को कर जाएंगे तो सीजीएल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप में यूनिक है, कुछ ना कुछ अच्छा है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए पिक किया गया है। टोटल 100 से ज्यादा क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैंने छाट के निकाले। बाकी चैनल से जुड़ जाइए और ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी सीरीज की जिसमें हम एसएससी सीएचएसएल के टॉप क्वेश्चंस कर रहे हैं। बाकी सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मैंने बेस्ट क्वेश्चंस, किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन, किसी में 5, किसी में 15, उस हिसाब से कराए हैं। तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए। बाकी लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन जैसे सीपीओ के टॉप 50, सिलेक्शन पोस्ट के टॉप 50, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और मैथ्स के क्रैश कोर्स के अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है। टीयर 1 के टोटल 17 मॉक्स हो चुके हैं, सभी मॉक्स कम विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आरबी की वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल काफी अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास एक स्कूल है जिसके अंदर क्लास 10th के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखो, क्लास 10th के अगर 3 सेक्शन हमें दे रखे हैं, जो आपके स्कूल में भी होता होगा कि सपोज करो आपके स्कूल में एक क्लास में बिठाने की कैपेसिटी 40 बच्चों की है और 10th के अंदर आ गए 120 बच्चे, तो क्या करते हैं 3 डिफरेंट क्लासेस में बांट देंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बिल्कुल उसी तरीके से समझो, 3 सेक्शन है ए, बी और सी। उसका कुछ डेटा बता रखा है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ और एक एनुअल एग्जामिनेशन हुआ। अब कहता है यहां पे डेटा कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम्स, जो हाफ ईयरली और एनुअल दोनों में फेल हुए। सेक्शन ए से इतने हैं, सेक्शन बी से इतने हैं, सेक्शन सी से। स्टूडेंट्स फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल एग्जाम, फिर उसका डेटा है। स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम, और यहां पे स्टूडेंट्स पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम एंड स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स। ये डेटा दे रखा है और हमसे पूछा है फेल्ड परसेंटेज ऑफ सेक्शन सी इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एग्जामिनेशंस। सेक्शन सी के उन बच्चों की परसेंटेज बताओ जो एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन, या तो हाफ ईयरली या फिर एनुअल या फिर दोनों इन सब में फेल हुआ, एटलीस्ट वन में फेल का हमसे परसेंटेज पूछा है। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा वेन डायग्राम बेस्ड। ठीक है, लॉजिकली हम किस तरीके से करते हैं, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, फेल इन वन, ये हाफ ईयरली में फेल हो सकते हैं, फेल इन एनुअल एग्जामिनेशन या फिर फेल इन बोथ। कुछ ऐसा डेटा हो सकता है क्या, एटलीस्ट वन का मतलब यही है। और अगर मैं इसे डीआई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ध्यान से समझिएगा, सॉरी वेन डायग्राम के फॉर्म में, तो ये हाफ ईयरली में फेल होने वाले बच्चे मान लिए हमने, ये मैंने फाइनल में फेल होने वाले बच्चे मान लिए। और अगर एटलीस्ट वन की बात करूं तो आप कहेंगे सर ये टोटल अगर मैं देखूं, ये और ये या तो हाफ ईयरली में फेल है या फाइनल में फेल है या दोनों में फेल है। तो अब जो बचे हुए बच्चे होंगे वो कौन होंगे, आप कहेंगे सर ये वाला रीजन जो रहेगा वो बचे हुए बच्चे हैं हमारे पास। और वो कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो पास्ड इन बोथ, वो दोनों में पास हुए होंगे। और हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, ये टोटल स्टूडेंट्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई क्वेश्चन की, सभी लोगों को ये डायग्राम समझ में आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारे पास। अब आप ध्यान से समझिए यहां पे क्या दे रखा है, स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द एग्जाम्स, दोनों एग्जाम में फेल हो गए, वो है 12, तो 12 कहां पे आएगा, इसमें भी फेल, इसमें भी फेल। स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल एग्जाम, ठीक है, ये एनुअल एग्जाम है हमारा, तो हाफ ईयरली में फेल है बट एनुअल में पास है, तो कितने हैं, 6 हैं, तो ये 6 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ये वाला रीजन। उसके बाद स्टूडेंट पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम, एनुअल में फेल है लेकिन हाफ ईयरली में पास है, वो कितने हैं, 8, वो ये वाले रीजन को डिनोट करेगा। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लास्ट स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन, दोनों एग्जामिनेशन में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 35। हमें बताना है जो ये वाला रीजन है ना येलो से बना रखा है, ये कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे सर टोटल स्टूडेंट्स तो हम निकाल लेंगे यहां पे सम करके, ये मेरे पास हो गए 6 + 12 18 + 8 26 + 35, ये हो गए 61 स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब यहां पे मेरे पास वो जो एटलीस्ट 1 में फेल है, तो इन तीनों का सम कर सकते हो आप, तो ये आ गया 26 इंटू में 100% कर देंगे, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कराया, वरना जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी है वो डायरेक्टली करेगा, वो कहेगा सर दोनों में पास है, इसका मतलब क्या है, पास्ड इन बोथ प्लस फेल्ड इन एटलीस्ट 1। ये क्या होता है, टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे तो इन चारों को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। उसमें से 35 घटाऊंगा तो मेरे पास फेल्ड इन एटलीस्ट 1 आ जाएगा, या फिर इन तीनों को प्लस कर दोगे तो फेल्ड इन एटलीस्ट 1 आ जाएगा, और टोटल इन सब का सम है, कर लो 26 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100%, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, सोचिए क्वेश्चन को, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस तरीके की डीआई पे, ठीक है। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, ये 65 नहीं है, सॉरी 61 है, मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। 26 प्लस 35 डेट इज 61, और यहां पे हम सोल्व करेंगे तो पहले तो आप 2600 डिवाइडेड बाय 61 करूंगा तो 4 टाइम्स जाएगा। 4 के ऑप्शंस कितने हैं, एक ही ऑप्शन है 4 वाला, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन है, जिसे हिंदी में देखना है इस क्वेश्चन को। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, कहता है इस ग्राफ में हमारे पास दो कंपनियों का रेशियो दे रखा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट, दो कंपनीज की वैल्यू दे रखी है एम और एन की। अब इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट, जैसे अगर आप ध्यान देंगे यहां पे, मैं अगर कंपनी, देखो एम ब्लू से दिखा रखा है तो ब्लू, कंपनी एम का अगर मैं 2008 का देखूं तो इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट कितना दे रखा है मुझे, 0.8, तो यहां पे आप 0.8 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, चाहो तो 4/5। इसका मतलब ये कि एक्सपोर्ट 5 है तो इंपोर्ट 4 है। ये डेटा इस तरीके से दे रखा है हमें। हमसे क्या पूछा गया है कि कितने सालों में जो इंपोर्ट था वो ज्यादा था एक्सपोर्ट से कंपनी एन का। तो ये कंपनी एन मेरे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, येलो से, तो मेरे पास ये इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से कब होगा, जब ये रेशियो मेरा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तभी तो हम कहेंगे इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से। मान लो ये नीचे 5 है ऊपर 6 है, ये 1 से ज्यादा हो गया, तभी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होगा, ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से। तो 1 से ज्यादा कहां कहां पे आ रहा है, 1 2 3 4, यहां पे और यहां पे तो बराबर है, तो 4 साल ऐसे हैं जिसमें मेरा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन करने वाला था, और कुछ नहीं है। ऐसे सवाल पहले भी एसएससी ने पूछ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो सवाल मैं यहां पे करा रहा हूं पहली बार एसएससी ने पूछे हैं, ऐसे करवा रखे हैं। अगर आपने क्लासेस देखी होगी मेरी ऐप पे तो वहां पे सारी चीजें पहले भी करवा चुका हूं मैं आपको। ऐसे ये वाला डीआई 2021 में बहुत सवाल आए थे इस डीआई पे बेस्ड। यहां पे क्या दे रखा है हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है। हिंदी में देखना है तो डीआई हिंदी में ये रहा, इंग्लिश में ये रहा। कुछ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, उनके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये उस सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं, और यहां पे क्या दे रखा है, ये है परसेंटेज मार्क्स, कितने परसेंट नंबर आए। मतलब जैसे राम की अगर मैं बात करूं, उसका 60% मार्क्स उसने स्कोर किया है, किसमें से, फिजिक्स में। टोटल मार्क्स कितने, 300, तो 300 का 60% निकालूंगा तो मतलब 180। इस तरीके से डेटा दे रखा है। आई होप डेटा क्लियर है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि राम ने जो बॉटनी में स्कोर किया है वो कितना कम या ज्यादा है जो कर्ण ने बॉटनी में स्कोर किया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे ध्यान से, तो कर्ण ने बॉटनी में कितना स्कोर किया है, 80%, राम ने कितना किया है, 95%। डिफरेंस कितने का हो गया, आप कहेंगे सर राम ने कितना ज्यादा स्कोर कर दिया, 15% ज्यादा स्कोर कर दिया, और टोटल 200 मार्क्स थे तो कितने ज्यादा स्कोर कर दिया, 15% ऑफ 200। तो हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कर देंगे, 15 इंटू 2 30। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। यही चीज हमसे पूछी थी कि कर्ण से कितने कम या ज्यादा स्कोर करे हैं राम ने, वो हमने निकाल दिया। इसी पे बेस्ड एक अच्छा सवाल जो थोड़ा और आपसे कैलकुलेशन मांग रहा है, आपकी स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज मांगता है, वो ये रहा। इसे फटाफट से करके देखिए। इसमें भी सेम चीज दे रखी है हमारे पास। यहां पे ये कितने हैं, कुछ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, 6 या 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहां पे दे रखा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द मीडियन रो स्कोर ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री। 7 स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, मीडियन मार्क्स बता दो कितने होंगे।
ठीक है। अब मीडियन रो मार्क्स हम कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर यहां पे तो परसेंटेज दे रखा है। आप कहेंगे सर आयुष का अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं, आप कहेंगे सर 50% ऑफ, समझाने के लिए बता रहा हूं, 50% ऑफ 130 और ये हो जाएगा मेरे पास 65। ऐसे में 80% ऑफ 130 करूंगा, 60% ऑफ 130, तो क्या 130 सब जगह कॉमन आ जाएगा? जब मैं मीडियन निकालूंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं इंडिविजुअली पहले सबका रो स्कोर निकालूं, फिर उसे अरेंज करूं, फिर उसका मीडियन निकालूं। मैं डायरेक्टली भी तो कर सकता हूं मीडियन निकालने के लिए। मैं क्या करता हूं, देखो परसेंट इंटू 360 मुझे पता है सब में मल्टीप्लाई होना ही होना है, तो पहले मैं जो परसेंटेज दे रखा ना इसमें से ही अपना मीडियन निकाल लेता हूं। क्या कर लेता हूं, इसमें से अपना मीडियन निकाल लेता हूं और फिर मीडियन में परसेंट इंटू 130 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रो मार्क्स मिल जाएंगे। अब मीडियन क्या आएगा, आप कहेंगे सर देखो 50 है, सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट कर दो अगर लिखना है तो, या फिर आप नंबरिंग भी कर सकते, चलो ठीक है सीक्वेंस में लिख लेना बेटर रहेगा। तो जैसे मैंने लिखा 50, फिर मेरे पास आया 80, फिर मेरे पास आया 60, यहीं कहीं आएगा, उसके बाद 65, फिर मेरे पास दोबारा आया 65, फिर मेरे पास 75, तो इधर थोड़ा कर लेता हूं, ये आया 75, 80 था वो मैंने हटाया था अभी, और यहां पर आया 35। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स है, परसेंटेज मार्क्स है। अगर मैं इनका मीडियन देखूंगा तो 7 टर्म्स है, मीडियन कौन सी होगी, 7 + 1 बाय 2th टर्म, तो मतलब 4th टर्म क्या होगी मेरी मीडियन, 1 2 3 4, 4th टर्म क्या है 65, तो मीडियन मार्क्स क्या होंगे 65% ऑफ 130, तो 65% ऑफ 130 मतलब 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 130, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 10 है, काटो मत क्योंकि ऊपर 2 का मल्टीपल मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में एक पॉइंट लगा देंगे। 13 को 5 से करूंगा 65 हो गया मेरे पास, 6 कैरी 4 वर्ड हो गया 78 और 6 84, 84.5। दिस विल बी माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ आ गया? सारे रो मत निकालना, पहले इनका मीडियन निकाल लो, उसका परसेंटेज इंटू में 360 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हिंदी बेस्ड डीआई इसका ये था। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन में कहता है कि 2 कंपनी है ए और बी, और 6 साल में उन्होंने जो परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया है उसके बारे में इस डीआई में दे रखा है। ठीक है, कंपनी ए की इनकम 2012 में 6.425 लाख थी, तो हमें बताना है एक्सपेंस क्या रहा होगा उस पर्टिकुलर ईयर में इस कंपनी का। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यहां पे ध्यान रखना, जब प्रॉफिट और इनकम को अलग तरीके से डिनोट करें, जब भी एक कंपनी की बात की जाती है, बेसिकली इनकम हम पढ़ते हैं, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। कंपनी के टर्म्स में जब हम बात करें कि कंपनी को कितना पैसा आया, तो ये इनकम किसे रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये रेवेन्यू को जनरेट करता है कि कितना पैसा कंपनी में आया, कितना उसने खर्च किया, और जो प्रॉफिट होता है ये उसकी क्या होती है, बचत, सेविंग आप कह सकते हैं कि जो कंपनी ने बचाया। तो इसे इनकम को और प्रॉफिट को इक्वल मत मान लेना। कंपनी के केस में जब हम चलते हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हम इनकम की बात करेंगे, इनकम मान के चलो ये है मेरा सेलिंग प्राइस, एक्सपेंस है मेरा कॉस्ट प्राइस, और ये प्रॉफिट है वो एज इट इज आपका प्रॉफिट ही है। ठीक है, प्रॉफिट और इनकम को इक्वल मत कर देना कभी भी जब भी कंपनी की बात चल रही हो। ठीक है, आप बेसिक जब परसेंटेज में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना, इनकम क्या है, एक्सपेंस प्लस सेविंग, तो यहां पे सेविंग को प्रॉफिट मान लो, ये नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, और इनकम आपकी क्या हो गई, रेवेन्यू या नॉर्मल इनकम। इस तरीके से देखना है। तो हमें क्या कहा गया है, कंपनी ए की इनकम 2012 में इतनी थी। ठीक है, 2012 पे आ जाते हैं और कंपनी ए पे आ जाते हैं। देखो 2012 कुछ यहां पे दिख रहा है आपको, कंपनी ए इससे दिखा रखा है, तो ये कंपनी है, ये 45 है, परसेंटेज में प्रॉफिट दिखा रखा है, तो 45% हमारा क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारे पास इनकम अगर इतनी थी तो इनकम कितनी हो जाएगी, ये होता है एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, और जब हम प्रॉफिट निकालते हैं वो किसकी टर्म्स में निकालते हैं, यहां पे एक्सपेंस की टर्म्स में निकालते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सेलिंग प्राइस मान लो, ये कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट। तो जब हम प्रॉफिट निकालते थे तो किस पे निकालते थे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा। तो यहां पे जो हमारे पास जो हम प्रॉफिट निकालेंगे वो एक्सपेंस के ऊपर निकालेंगे कि कंपनी ने इतना खर्चा किया, उस पर इतना प्रॉफिट कमाया, और टोटल जो आया वो क्या हो गई, इनकम हो गई या रेवेन्यू हो गया। तो हम कहेंगे यहां पे 45% है, तो इसका मतलब 145%, 145% किसके बराबर हो जाएगा मेरा,
ये बराबर हो जाएगा 6.425 के, और हमें मान बताना है एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस होगा 100%, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ऑप्शंस काफी ज्यादा दूरी पे हैं तो आप अंदाजे से थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। चलो 4.43, 4.5, 4.7, बहुत ज्यादा दूरी पे भी नहीं है तो करना ही पड़ेगा हमें। तो अगर मैं यहां पे देख लूं तो डिवाइडेड बाय 145 इंटू में 100 करना पड़ेगा, तो मैं 6.425 इंटू में डायरेक्टली 20 और यहां पे 29 लिख सकता हूं, मैंने 5 से काट दिया। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, कर लेते हैं। एक पॉइंट ये हटाया तो यहां पे आ गया 25 दूनी 50, 64, 128 बाई 29। पहले आपके पास 4 टाइम्स जाएगा, 36, 116, 12, 125 अगेन 4 टाइम्स जाएगा, 116, 9 ठीक। अब कितने टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा, तो 4.43 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी के हो जाएगा करेक्ट। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2014 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कंपनी बी ये है सर्कल वाली, 2014 के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट ज्यादा है जो प्रॉफिट हुआ था प्रीवियस ईयर के अंदर। अगर आप ये देखेंगे, ध्यान से देखना, ये डॉटेड लाइन जा रही है, उससे थोड़ा सा नीचे है, ये 40 है, 45 है, तो लगभग ये कितना होगा, 44 के आसपास होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पे गलती हो सकती है। जनरली एग्जामिनर ऐसा नहीं देता कि 44.5 ऐसी कुछ वैल्यू दे दे, सिंप्लीफाइड वैल्यूज में ब्रेक करते हैं, इंटीजर वैल्यूज में जनरली एग्जाम्स में ये होता है। तो मैं कहूंगा ये 44% प्रॉफिट था यहां पे प्रॉफिट कितना है, ये सीधा दिख रहा है मुझे 50%। कितने परसेंट प्रॉफिट बढ़ गया, हमसे ये पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन दी प्रॉफिट परसेंट, जो प्रॉफिट परसेंटेज था उसमें कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो आप देखेंगे सर 44 का बना है 50, कितना परसेंट बढ़ गया, 6% बढ़ गया। कितने ओवरऑल परसेंट में अगर मैं देखूं तो 6/44 इंटू में 100% करना पड़ेगा। 100% इसलिए क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज इन दी प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। और अगर आप देखते हैं यहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये 6% आंसर होगा या नहीं होगा। कई बार एसएससी इस तरह के क्वेश्चंस में खुद भी गलती कर देता है, वो क्या 6% दे देगा आंसर में या कुछ और दे देगा। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं 4 ऑप्शन देखूं तो 6% तो कहीं भी नहीं है, और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इस पॉइंट को इतना ज्यादा डेसिफर कर पाओ, अलग पार्ट में स्प्लिट कर पाओ कि आप 6.55 या 5.75 बता पाओ। मतलब अगर 6.55 आपको ये डिफरेंस चाहिए था तो उस पर्टिकुलर केस में ये वाली वैल्यू क्या होती, आप कहते सर ये मुझे रखना पड़ता है, ये 38 पॉइंट ये वाली वैल्यू रखनी पड़ती 4-5%, अगर ये लाना था ये डिफरेंस ही, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम इतनी वैल्यू कैसे बताएंगे आंखों से देख के। तो लॉजिकल सा आंसर ये है, एग्जामिनर ने खुद कहा है कि आप इसका डिफरेंस निकालो और उससे प्रॉफिट परसेंट बताओ, और लॉजिकली क्वेश्चन के हिसाब से भी यही चीज बनती है। तो कंफ्यूजन की कोई जगह होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, और आप आराम से अपने क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 2 से काट दूंगा तो 22 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, और ये 300/22। अब आगे या तो 150/11 कर दो, ठीक है। कितने टाइम्स आएगा, आप कहेंगे सर 13, 1 जा 40, 13 और फिर 7/11 बचेगा, तो 13 पॉइंट कुछ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो सकता है। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। क्लियर है या नहीं है? वरना आप ये भी देख सकते हैं, देखो 44 है, 6 है, 44 का 10% 4.4, तो 10% से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी। एक ही ऑप्शन है, वही आंसर जाएगा। चले आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहां पे क्या दे रखा है, एज दे रखी है 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, और कितने बच्चे हैं इस एज के। यहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता रखा है 8, 3, 7, 2 और 20। हमसे पूछा है डिफरेंस बता दो मीन एंड मोड में ऑफ द एजेस। अब मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। अब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे किसमें है, एज ग्रुप 10 में है, दैट इज 20। तो मोड क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर मोड हो जाएगा मेरा एज ग्रुप क्या 10। एज का डेटा दे रखा है ना यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा मेन डेटा है। तो मोड क्या देगा, एज 10। ये हमारा हो गया बहुलक। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें इसका मेन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब एक तरीका तो यह कि सर आप पूरी मल्टीप्लाई करो, 6 × 8 करूंगा मैं, उसके बाद फिर 7 × 3 और इन सबको मल्टीप्लाई करो,
और उसके बाद जो सम आएगा उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज, वेटेड एवरेज ऐसे निकालते हैं। वरना आप डेविएशन कंसेप्ट भी यूज कर लो ना मेरे भाई, हम डेविएशन भी कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं जो मिडल वैल्यू है ना एज इन ईयर्स, ये 8, इसे मैंने क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। ठीक है, तो यहां पे डेविएशन कितने का होगा, -1 का होगा, यहां पे -2 का डेविएशन होगा, यहां पे 0 का, यहां पे 1 का और यहां पे 2 का। ठीक है सॉरी इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो -1 का डेविएशन 3 पे है, यहां पे 1 का डेविएशन 2 पे है। तो अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूं तो आप कहेंगे सर -3 और +2 मेरे पास कितने का डेविएशन आ गया, -1 का डेविएशन आ गया। फिर मेरे पास -2 का डेविएशन 8 पे है और यहां पे +2 का डेविएशन कितने पे है, 20 पे। तो ये माइनस को इधर ले जाओ, मैं कह सकता हूं 2 का डेविएशन -8 पे, 2 का डेविएशन 20 पे, तो डिफरेंस कितने का रहेगा, आप कहेंगे सर 2 का डेविएशन 20 - 8, 20 - 8। मैं यहां पे दोबारा से लिखता हूं, मैंने 1 को कॉमन लिया पहले, फर्स्ट केस में मैंने यहां पे 1 को कॉमन लिया और मैंने कहा एक काम करते हैं, ये माइनस को उधर ले जाता हूं, यहां पे -3 है और यहां पे प्लस का 2 है, तो डेविएशन ये आया। फिर आगे मैंने यहां पे 2 को कॉमन ले लिया, तो मैं कहूंगा -8 है और यहां पे प्लस का क्या है, 20 है, ये मेरा डेविएशन हो गया। कितने में घटेगा, एवरेज वैल्यू मैंने मानी थी 8, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 11, 18, 20 और 40। तो यही होता है मेरे पास एवरेज। क्या होता है, एवरेज होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, वो मैंने लगा दिया। वरना बेसिक से तो आप सभी लोग कर लेंगे, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे सब लोग निकाल लेंगे। मीन डायरेक्ट इसी तरीके से करना है, सेकंड्स लगेंगे एग्जाम में ये एवरेज निकालने में आपको। देखो ये मेरे पास आया -1 और ये आया मेरे पास 24 -1 डेट इज 23 डिवाइडेड बाय 40, ये हो गया मेरा एवरेज मीन। हमसे पूछा डिफरेंस बता दो मोड और मीन का, तो 10 में से इसे घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2 - 10 में से 8 घटाया तो 2 और माइनस में 23 बाय 40, तो ये 80 - 23 बाय 40। अगर ऑप्शन से भी देखें तो ऑप्शन से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, सर ये वाली वैल्यू मेरी 0.5 कुछ जाएगी, 2 में से 0.5 कुछ घटाऊंगा तो 1.4 समथिंग कुछ आ सकता है, 3, 2, 4 तो आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसी में अगर आप ऑप्शन पहले देख लेते तो और कैसे कर सकते थे, आपको एवरेज निकालने की क्या होता, थोड़ा तो आइडिया निकालना ही पड़ता आपको। यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन अगर आपको यहाँ पे दिख जाता तो उससे भी हो जाता कि आप कहते सर 8 से कुछ ज्यादा है, ये 10 है, तो डिफरेंस क्या होगा, 10 - 8, 2 से थोड़ा सा कम होगा, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 2 से कम था, तो वो आंसर जाएगा। अगला सवाल मेरे पास, ठीक है, क्वेश्चन में कहता है यहां पे स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स पाए वो दे रखा है, यहां पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो। ध्यान से देखना डीआई में कैसा दे रखा है, 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। एक रिप्रेजेंटेशन मेरी इसी तरह के ग्राफ में ऐसी हो सकती है कि मैं लिख दूं यहां पे क्या, यहां पे लिख दूं 125, यहां पे लिख दूं 130, फिर ऐसे बना दूं, फिर ये मैं लिख दूं 135, कहां पे ये इसके सामने लिखा हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, क्लास इंटरवल हो जाता है कि 125 से 130 लाने वाले इतने विद्यार्थी हैं मेरे पास। एक तो ये हम देखते हैं हिस्टोग्राम में, यहां पे अलग चीजें रखी है, यहां पे जो दे रखा है ना ये 125 इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो यहां पे क्लास इंटरवल नहीं है, यहां पे एक फिक्स्ड वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, कि 125 लाने वाला एक स्टूडेंट है, 130 लाने वाले 3 स्टूडेंट, 135 लाने वाले 2 स्टूडेंट्स, 140 लाने वाले 8 स्टूडेंट, इस तरीके से हमें डेटा दे रखा है। हमसे कहता है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एवरेज मार्क्स से कम स्कोर किया है, हमें यह बताना पड़ेगा। अब इसमें भी यही है, आप या तो टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाल लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो, तो एवरेज आ जाएगा, फिर उससे देख लोगे कंपेयर करके। लेकिन एवरेज को इस तरह के क्वेश्चन भी हम किससे करेंगे, डेविएशन से करेंगे। अब डेविएशन से कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर एज्यूम्ड मीन कुछ भी मान लो, सबसे ज्यादा बच्चे कहां पे 140 की रेंज में, तो यही मैं मान लेता हूं क्या, एज्यूम्ड मीन। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एज्यूम्ड मीन को मान लिया कितना, 140। ठीक है, अब मेरे पास एवरेज क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अब सम ऑफ डेविएशंस निकालेंगे। अगर मैं डेविएशन देखूं यहां पे, ध्यान से देखते हुए चलना, 140 माना है ना, तो यहां पे -5 की है, यहां पे -10 की है और यहां पे -15 की है, यहां पे 5, 10 और 15 की डेविएशन होगी और यहां पे 0 की डेविएशन है। अब इसमें भी आप चाहो तो इस टेबल में भी 5 को कॉमन ले लो, मुझे पता है जो भी आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे -3, यहां पे -2, यहां पे -1, यहां पे 1, 2, 3,
कोई दिक्कत? ये डेविएशन मान ली 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी डेविएशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 5 तो आएगा मेरे पास। चलो अब देखो कैलकुलेशन और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप कहेंगे सर यहां पे तो मेरे पास जो नेट वैल्यू है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ गया। यहां पे 1 है, यहां पे 5 स्टूडेंट्स हैं +1 पे, और -1 पे कितने हैं? 2। तो 5 - 2 करूंगा तो 3 इंटू में 1। आगे बढ़ो, फिर मेरे पास यहां पे क्या है? 2 है, 4 स्टूडेंट्स हैं, यहां पे -2 है, 3 है, तो 2 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 3, तो 2 कॉमन ले लिया, 4 - 3, ये आ गया मेरे पास फिर से 1। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे मेरे पास डेविएशन +3 का, यहां पे -3 का, एक स्टूडेंट है, यहां पे भी एक स्टूडेंट है, तो कट जाएगा मेरे पास यहां पे +3 और ये आ जाएगा 0। टोटल डेविएशन का सम आ गया ये, डिवाइडेड बाय मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। आप यहां पे सम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ वैल्यूज का सम जो भी है वो है। तो मेरे को देखो ये चीज समझ में आ रही है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, 3 और 2 5, 5 इंटू 5 25, तो 140 + 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट क्लास मेरी कब है? 140 के बाद 145 पे जाके मेरी नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है मुझे, है ना। मुझे बताना है कि एवरेज से कितने स्टूडेंट्स कम हैं क्लास के अंदर जिन्होंने एवरेज से कम स्कोर किया है। तो मुझे पता है एवरेज मेरा 140 से तो ज्यादा ही जाएगा, है ना, क्योंकि 140 में कुछ ऐड करेंगे फिर नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ये तो है ही मेरे पास 4 और 2 6 और 8 14। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एवरेज से कम ला रहे हैं वो 14 तो है ही, उसमें हो सकता है कुछ जाके ऐड हो जाए। 14 से बड़ा ऑप्शन में नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। वरना आप यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टोटल कैलकुलेशन भी कर लेंगे कि यहां तक 14 है, और फिर 5 19 20 और 24, तो ये वाली वैल्यू आएगी 24। आपको पता है ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास सम करने के बाद भी? ये वाली वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तब भी नेक्स्ट रेंज 145 तक तो पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू होगी ये 141 पॉइंट समथिंग कुछ होगी एवरेज वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि 141 से कम स्कोर करने वाले आप स्टूडेंट्स देख लो कितने हैं, वो कितने आएंगे? 14 आएंगे। ध्यान से देखिए, बस समझाने में टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन तो आप सभी लोगों ने उस तक कर लिया हो, लेकिन क्या बेस्ट अप्रोच के साथ किया ये मैटर करता है। चलिए क्या आगे अब हम ऐसे ही एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि एवरेज से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर एवरेज से ज्यादा स्कोर करने वाले पूछते तो हमारे पास यहां पे 5 4 9 और 1 10 स्टूडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं मूव करता हूं, यहां पे ज्यादा रुकेंगे नहीं, ये इसका हिंदी वर्जन था। क्वेश्चन है हमारे पास ये, इस ग्राफ को अच्छी तरह समझना और आंसर बताना है। कौन से साल के अंदर, सॉरी पहले एक्सप्लेन ही कर देते हैं। यहां पे हमें क्या दे रखा है, देखो एक्सपोर्ट ऑफ पल्स इन करोड़ ऑफ रुपीज कितना है और ईयर्स दे रखे हैं। हमें बताना है कौन से साल में जो एक्सपोर्ट हुआ है पल का उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला है, कि मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज कौन से साल में हुआ है। तो आप देखेंगे यहां पे तो बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, यहां पे डिक्रीज हो रहा है ये भी नहीं हो सकता, यहां पे इंक्रीज हो रहा है काफी दिख रहा है 5.2 से 6.5 जा रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है 6.5 से 9.5 हो रहा है, और यहां पे 9.5 से यहां पे। तो मेरे पास 4 सालों में इंक्रीज हो रहा है। छोटी वैल्यू पे अगर ज्यादा इंक्रीज हो तो परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा समझदार है जिसकी तैयारी ठीक है वो देखते कह सकता है सर 2017 मेरा 2017 से 2018 में सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा, तो 2018 आंसर आ जाएगा बिना कैलकुलेशन के। अब ये कैसे होगा? आप कहेंगे सर देखो यहां पे कितने का इंक्रीज है मेरे पास, मैं सारे स्टेप्स करके दिखा देता हूं। 0.9 का इंक्रीज है कितने पे? 99.9 पे। तो आप कह सकते हैं सर 1/11 का इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पे अगर मैं देखूं 5.2 से 6.5 कितने का ये हो रहा है मेरे पास, यहां पे 1.3 कितने पे? 5.2, तो 1/4 आ जाएगा मेरे पास, 1/4 का इंक्रीज हो रहा है। यहां पे आप देखेंगे 3 का इंक्रीज 6.5 पे, 3/6.5 अगर मैं करूंगा तो ये वाली वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। आप कहेंगे सर 30/65 लगभग 40% से थोड़ा सा 40% से ज्यादा या उसके आसपास कहीं जा रहा होगा, उससे ज्यादा ही जा रहा होगा, 40 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर यहां पे देखूंगा तो आप कहेंगे सर ये 1.9 का इंक्रीज हो रहा है 9.5 पे, ये कितना हो गया 1/5 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 20% के आसपास। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज यहां पे 2018 में हो रहा है, किससे? 2017 से। कौन से ईयर में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ? 2018 में। एक एक स्टेप करने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं मान के चल रहा हूं आपने सीजीएल की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन के तौर पे सीख रहे हैं।
बेसिक से करें तो फिर एक एक परसेंटेज निकाल लो। आप कहेंगे सर यहाँ पे 1/11 था, तो 1/11 होता है 9.09%। फिर यहाँ पे मेरे पास इंक्रीज हुआ 0.3 का 5.2 पे, तो 1/4 25% यहाँ पे इंक्रीज है। यहाँ पे 40 पॉइंट समथिंग 40 से ऊपर कुछ जाएगा, और यहाँ पे अगेन मेरे पास 20% इंक्रीज है, सबसे ज्यादा इंक्रीज इसमें होगा। चले आगे, बाकी ग्राफ से ये काफी चीजें पता चल जाती हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये वाला सवाल है, इसके अंदर क्या दे रखा है, 5 कंपनी है मेरे पास, A B C D एंड E, ठीक है। इसमें 5 कंपनीज के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, जैसे 2017 से 18 में, 18 से 19 में, उसका डेटा दे रखा है। हमें बताना है किस कंपनी की हाईएस्ट ग्रोथ हुई है इन परसेंटेज इन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 2017-18 टू 2020-2021। 17-18 का डेटा यहां पे, 2021 का डेटा यहां पे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, E, B, E, C, B एंड D। कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज हमसे पूछा है, तो आप कहेंगे सर पहले ए का देखता हूं, 34 है, 34 है, तो इंक्रीज कितने का है? 0%, 0/34 कह सकते हैं आप, फ्रैक्शन में लिख लो, वरना इंटू 100% करोगे, बात वही है, ठीक है। तो ये ए तो वैसे ऑप्शन में दे भी नहीं रखा, यहां पे एक्चुअल एग्जाम में कुछ और चीजें थी, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या था उसमें। अगर मैं बी की बात करूंगा, देखो 17 है, 17 से गया 32, ठीक है, कितने का इंक्रीज हुआ? 15 का 17 पे। यहां पे अगर मैं देखूं 9 से गया 12 पे, तो 3 का इंक्रीज हुआ 9 पे। यहां पे 4 से गया 5 पे, तो 1 का इंक्रीज हुआ 4 पे। और अगर 5वीं कंपनी देखूं मैं ई, तो 2 से गया 5 पे, तो कितने का इंक्रीज हुआ? 3 का इंक्रीज हुआ 2 पे। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आप बताओ? अगर मैं कोई भी वैल्यू देखूं, देखो ये तो 0 है, ये 1 से कम है, इंटू 100% कर दूंगा तो आप देखेंगे 100% से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, और ये क्या है 1.5, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज यहीं पे होगा। और कंपनी नंबर ई। एग्जाम में क्या दे रखा था? गलती से एग्जामिनर ने गलती कर दी थी, उन्होंने ई की जगह ऑप्शन नंबर ए दे रखा था यहां पे। अब ए क्या हो रहा था? ए गलत होगा, क्योंकि देखो ए और ई का कलर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जब क्वेश्चन बनाया गया होगा, फ्रेमिंग की गई होगी, उन्होंने भी गलत ध्यान नहीं दिया होगा और डायरेक्टली कर दिया होगा। अब यहां पे ये मैंने चीजें लिख के बताई, वरना लिखने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली देख सकते थे। देखो 2 और 5 आपको खुद दिख रहा है कि लगभग 150% का इंक्रीज हो गया। यहाँ पे 3 का इंक्रीज हुआ 2 पे, 4 से 5 पे गया तो हट गया यहां, क्योंकि 2 से 5 यहां पे चला गया। 9 से 12 गया, 3 का इंक्रीज हुआ 9 पे, बहुत कंपेरेटिवली इससे कम है। यहां पे डबल से ज्यादा हो रहा है, यहां पे डबल से कम है, यहां पे डबल से कम है, यहां पे क्या है? डबल से, ये तो बराबर ही है, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो हमें देख के पता चल जाना चाहिए था कि ई ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल हमारे पास ध्यान से करने वाला सवाल है, अगेन इसमें भी कुछ बताऊंगा कि कैसे देख सकते हैं। ये हमें कुछ डेटा दे रखा है, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर मतलब कितनी टोटल सेल हुई प्रोडक्ट वाइज बता रखा है, कि प्रोडक्ट ए की इतनी, बी की इतनी, सी की, डी की इतनी, कितने में? इन लैक्स में। और प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज प्रोडक्ट की बता रखी है। मान लो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, टर्नओवर मान लो यहां पे इस कंपनी का देखता हूं मैं 30 लाख हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मतलब कितना % प्रॉफिट हुआ है आपको, वो यहां पे दिखा रखा है। 25 हो गया, यहां पे 20 हो गया, यहां पे 7.5, इस तरीके से चीजें दे रखी हैं, ठीक है। हमें बताना है व्हाट इज द शेयर इन टोटल प्रॉफिट एंजॉयड बाय ए एंड डी टुगेदर, मतलब प्रोडक्ट ए और ई से ही जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने % है जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। अब इस तरह के क्वेश्चन में किस तरीके से निकालेंगे हम? अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ए और ई का निकाल लेता हूं। अगर आप देखें तो परसेंटेज यहां पे एग्जैक्टली दिखनी थी, तो आपको मैप करना पड़ेगा। जैसे ये 30 है, ये टोटल टर्नओवर में लिख रहा हूं वैल्यू, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये 40 है, ये हमारे पास 20 है, ये वाली वैल्यू मेरे पास 50 है, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 60 है। ऐसे इधर लिखेंगे तो ये 25, ये 25 हो गया मेरे पास, ये वाली वैल्यू 7.5, तो ये भी 7.5 है, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 20 है। ये परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी दे रखी है, तो परसेंटेज 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 और परसेंटेज। अब यहां पे जब इस तरीके से दे रखा हो, टर्नओवर दे रखा है, परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी दे रखी है, तो डायरेक्टली हम इसमें क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे कंपनी ए की बात करें, 30 लाख पे 25% का प्रॉफिट है, तो आप कहेंगे सर 30 पे 25% को मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं परसेंटेज को बाद में सोल्व कर लूंगा, मैं परसेंटेज को नहीं लेके चल रहा, मैं कह रहा हूं 30 इंटू 25 कितना होगा आपके पास। आप कहेंगे सर कंपनी ए के अंदर 30 इंटू 25 750% का प्रॉफिट हो गया।
कंपनी ई, ए और ई का कंबाइंड बताना था, तो यहां पे 60 लाख है और यहां पे 25% है। 60 इंटू 25, 25 इंटू 6 होता है 150, तो एक जीरो और लगा लेंगे। टोटल कितना हो गया, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो लैक्स में वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल का कितना परसेंटेज है बताना है, तो टोटल के लिए बचा क्या, बी सी डी बचा, तो बी सी डी का निकाल लो यहां पे, बी प्लस सी प्लस डी। अगर मैं बी का देखता हूं तो ये 40 है और यहां पे मेरे पास 7.5 है। 7.5 इंटू 2 15 इंटू 15 इंटू 2 30 और एक जीरो और लग जाएगी तो 300। सी का देखेंगे 20 इंटू 20 400 और यहां पे मेरे पास 7.5 इंटू 50, तो यहां पे ये वाली वैल्यू 375 और यहां पे टोटल प्रॉफिट है इतना परसेंट। हमसे परसेंटेज में चीजें पूछी है ना, तो डिवाइड बाय 100 दोनों में कर दोगे तो लैक्स में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसे यहीं पे थोड़ा सोल्व करेंगे। देखो परसेंट से परसेंट काट दो, यहां पे मेरे पास ये आया 2250 और ये वाली वैल्यू आई 700 1075। आप डायरेक्टली यहां पे 25 से काट सकते हैं, लास्ट की दो डिजिट 25 से कट रही है। आप कहेंगे सर ये हो गया मेरे पास 90 और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 43। अच्छा, ए और ई का टोटल प्रॉफिट इतना, बी सी डी से टोटल प्रॉफिट इतना, कंबाइंड प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास, टोटल प्रॉफिट हो गया 133। ए और ई कितना परसेंट है टोटल का ये बताना है, तो आप कहेंगे सर 90 डिवाइडेड बाय 133 इंटू में 100% कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं 100% की जगह 2 जीरो और परसेंटेज लगा लेता हूं। कितने टाइम्स जाएगा आपको पता है सर, देखो 60 है, 70 है, 50 है और मेरे पास 80 है ना, चारों ऑप्शंस है। नियरेस्ट बताना होगा मुझे, क्योंकि मुझे पता 133 से 9 तो करता नहीं है, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी पड़ेगी। अच्छा, अब 133 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 7, 2 कैरी फॉरवर्ड 30 इंटू 7 91 और 2 931, ये है। अच्छा, ये मैंने जब करा, जब 133 को 7 से करा, समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूं फिर अगेन। अगर मैं इसे 6 से करता हूं तो आप कहते हैं सर जो ये वाली वैल्यू आई ना, इसमें 133 मुझे कम करना पड़ता, 133 कम करता है इसमें, तो मेरे पास जो वैल्यू आती वो किसके बराबर आती, वो लगभग मेरे पास 800 से भी थोड़ी सी कम 798 के आसपास आती। कौन सी वैल्यू करीब है, ये करीब है इसके या ये करीब है इसके, आपको पता सर इसमें तो गैप बहुत ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ही करीब होगी। अगर यही करीब होगी तो अप्रोक्सीमेट आंसर मेरा क्या होगा, क्या 70% एक अप्रोक्सीमेट आंसर जाएगा, एक्चुअल में तो 6 समथिंग कुछ जाएगा, 67 68 कुछ परसेंट हो सकता है, लेकिन हम इस तरीके से देख सकते हैं अगर ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं मुझे। क्लियर है या नहीं। 931 जैसे मैंने देखा 7 में है जा रहा है, क्योंकि 13 इंटू 7 मुझे पता होता 91, इसलिए मैंने पहले 7 से किया। अब जब यहां तक हम पहुंच गए तो मुझे पता 31 ही तो कम जा रहा है 90 से, ठीक है, मतलब यहां पे 900 से 31 ही तो ये ज्यादा जा रहा है, और अगर मैं पीछे जाऊंगा एक स्टेप तो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, क्योंकि 133 है, 6 टाइम्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 70%। ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है क्वेश्चन को टाइमली करने के लिए एग्जाम में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं कंपनी के ए, बी और सी। कंपनी एक्स के पास भी तीनों प्रोडक्ट हैं, कंपनी वाई के पास भी तीनों प्रोडक्ट हैं और कंपनी जेड के पास भी तीनों प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और कितने कितने प्रोडक्ट सेल हुए उसके बारे में बता रहे हैं। कहता है दी हाईएस्ट एवरेज सेल पर कंपनी इज फॉर द प्रोडक्ट। हाईएस्ट एवरेज सेल पर कंपनी किस प्रोडक्ट की हुई है, तो यहां पे इज फॉर द प्रोडक्ट हमसे पूछा, कौन से प्रोडक्ट की हुई है, तो हमें पहले प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। तो हाईएस्ट किस में जा रहा है, आपको एवरेज देखना है। आप अगर या तो कैलकुलेशन कर लो, आप सारा का सारा सम कर लो, तब भी पता चल सकता है, वरना आप इजीली देख सकते हैं। सर देखो 2200, 17 और 24, ठीक है, बाकी पीछे का भूल भी जाओ आप, क्योंकि बहुत क्लोज वैल्यूज नहीं है। 22, 17 और 24 को भी अगर आप ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 39, 63 के आसपास जा रही है। 32, 30 और 31 93 के आसपास जा रहा है, और 27, 25 और 35 60, 87 के आसपास जा रहा है ना। तो हाईएस्ट तो इसी का ही है, बी का। तो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पर कंपनी के हिसाब से हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा है, बी। लोएस्ट एवरेज सेल पर प्रोडक्ट इज फॉर द कंपनी। अब कंपनी के बारे में बताना है, कौन सी कंपनी का एवरेज में लोएस्ट सेल चल रहा है। अब कंपनी वाइज अगर आप देखेंगे
तो ये है और ये है। अब कंपनी वाइज निकाल लो। पहले तो हमने बी देख लिया, तो बी तो कहां पे है हमारे पास, इसमें है और इसमें है। तो हमें बस कंपेयर किसे करना है, वाई और जेड को कंपेयर करना है। वाई ये रहा और जेड ये रहा। 25, 30, 55 और 17, 72, 72.5 कह सकते हो, 35, 66 और 24। ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो कंपनी जेड का ज्यादा है, कंपनी वाई का कम है। हमें इसमें लो बताना था, तो लो है कंपनी वाई का। ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बड़े ध्यान से करिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल यहां पे पूछ लिया, आपसे कैलकुलेशन पूछी गई है, बाकी तो इतना ज्यादा कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, 3 कंपनीज है मेरे पास, ए, बी और सी, और 2012 से लेकर 2017 तक इन तीनों कंपनी के किचन एप्लायंस का कितना प्रोडक्शन हुआ है लैक्स में, वो हमें यहां पे बता रखा है इस ग्राफ के थ्रू। कंपनी ए का ब्लू से, कंपनी बी का हमारा ऑरेंज से, और कंपनी सी का ग्रे से। ठीक है, अब हमसे पूछा है 80% ऑफ द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड सी। 80% ऑफ कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी का सम, और जितनी भी वैल्यूज होंगी मेरे पास, जितने साल की बात की जा रही है, 6 साल की बात की जा रही है, और कंबाइंड एवरेज बताना, तो 6 into 2। ये कहता है इज व्हाट परसेंट टू द नियरेस्ट इंटीजर मोर और लेस देन 90% ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए फॉर द गिवन पीरियड। तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए क्या होगा, A/6। ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम या ज्यादा है परसेंटेज में, हमें वो बता के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आप यहां पे देख सकते हैं, जब मुझे यही चीज बतानी है तो कुछ चीजें तो मैं पहले ही काट लूंगा। जैसे एवरेज की बात चल रही थी, तो मुझे पता है ये 6 कट ही जाएगा, ये परसेंटेज 10 ये कट जाएगा, 8/9 रह जाएगा। तो मुझे बी और सी की टोटल प्रोडक्शन और यहाँ पे ए की प्रोडक्शन ये निकालना है, और 8/9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में परसेंटेज जो निकालना वो देखेंगे। चलो, और ये 2 भी है, तो 2 से काट दोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो 8 की जगह मैं 4 ही लिख देता हूं। अब ध्यान से देखिए, देखो सारी जितनी भी वैल्यूज है सब में 0 0 0 0 लास्ट में आ रहा है, तो 0 को इग्नोर कर दो, क्योंकि जब सम करूंगा इधर भी 0 आएगा, इधर भी कट जाएगा, तो मैं 0 कंसिडर नहीं करूंगा, जिससे मेरी एडिशन आसान हो जाएगी। बी और सी एक साथ लेना है, तो ये भी अच्छा है कि दोनों वैल्यू साथ में है, बी और सी। तो 13 + 7 20, 28, 37, 53, 37, 44, 56, 65, 73, 91, 102, 110, 124। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आएगी। बाकी आप जितना ज्यादा एडिशन करेंगे उतनी बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा तो कम काम पड़ता है, ठीक है, बस पढ़ाते टाइम ही करनी होती है। तो 10, 19 और यहाँ पे 35, 50, 60, 50, 57, 68। ठीक है, अगर सोल्व करेंगे यहां पे तो 4 से काट दूंगा तो ये 17 आ जाएगा, और यहां पे और कुछ कटेगा क्या, और कुछ कटेगा नहीं। तो 9 × 17 ये 153 होता है, ये 124 है। ये वाली वैल्यू से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है वो बताना है। तो कम हमें दिख रही है यहाँ पे 29 कम जा रही है, किससे, 153 से। तो 2900 डिवाइडेड बाय 153, दिस विल बी माय आंसर। और यहां से अगर हम काटेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स तो पूरा जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो 1 और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कमी आएगी। तो 20% से मैं कह सकता हूं ओवरऑल कम है, और तो 20% से कम अप्रोक्सीमेटली बताना है हमें, तो ये 19% कम, ये सही जा सकता है। 21 तो ज्यादा हो गया 20 से, और कम बाकी अधिक वाले तो वैसे ही कट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आगे इतने में कैलकुलेशन करनी थी। तो ये अच्छा सवाल था, इसमें 2 मिनट 2.5 मिनट आराम से चले जाते हैं एग्जाम में। अगला सवाल हमारे पास, मेरे पास 3 कंपनीज हैं, C1, C2 एंड C3, जो ब्लू, ऑरेंज और ग्रे से दिखा रखी हैं। इनका परसेंटेज प्रोडक्शन 2019 से लेकर 2023 तक का हमें दे रखा है। मतलब अगर 2023 में टोटल, 2019 में टोटल प्रोडक्शन में 100% मान लूं,
तो इसके अंदर C1 का टोटल प्रोडक्शन होगा 57.5%, C2 का 25 और C3 का मेरे पास 17.5। तीनों को सम कर दोगे तो आपके पास 100 बन जाएगा। ऐसे ही 2020 में, 2021 में इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या आता है, जो 2019 में टोटल प्रोडक्शन है और 2022 में जो टोटल प्रोडक्शन है उसका रेशियो हमें दे रखा है 3:5। अगर हमारे पास C1 का 2022 में टोटल प्रोडक्शन 4125 है तो C3 का 2019 के अंदर टोटल प्रोडक्शन बता दो कि कितना होगा। ठीक है, तो 2019 में C3 लेनी है हमें और 2022 में C1 लेनी है। तो मैं कह सकता हूं 27.5%। 2000 एक काम करते हैं, इसे x की फॉर्म में अगर मैं मान लूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। ये 5x मान लिया और ये 3x, जिससे ही कंफ्यूज ना हो आप। तो इनटू में 5x, ये मेरा बराबर हो गया किसके, 4125 के। और हमें वैल्यू बतानी है 17.5% ऑफ 3x। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपनी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, और इसे मैं मान लेता हूं से y का मान हम सोल्व करके निकाल लेंगे। आप देखेंगे सर देखो x से ये x एलिमिनेट हो गया, परसेंटेज पॉइंट हट गया, ये परसेंटेज हट गया। ठीक है, थोड़ी सिंप्लीफाई हुई चीजें। अगर आप 25 से काट देंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 11 आ जाएगी और ये वाली वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगी, नहीं 7 आएगी, सॉरी। तो मेरे पास आप देखेंगे जो y का मान आएगा वो कितना होगा, आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई 4125 इंटू में 7 इंटू 3 21 डिवाइडेड बाई 11 इंटू में 5 होगा, ये आंसर आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं क्या आंसर हो सकता है। चारों ऑप्शंस अगर मैं देखूं यूनिट डिजिट से करें या, देखो 21 है, यहाँ पे 3 और 7 का मल्टीपल है, यहाँ तो कहीं नहीं है, तो 7 और 3 से मेरा आंसर कटना चाहिए। 9000 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 7 से नहीं कटेगा। ये वाली वैल्यू मेरी 225, ये तो होता है 15 इंटू 9, इसमें भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब 3 से और 7 से दोनों से चेक करना है, तो 12 18 3 से कट रहा है, 7 से चेक करूंगा दूनी, और ये 7 से भी कट रहा है, ये 7 से 27 3 जा 65, ये 7 से नहीं कट रहा, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन से कर लिया, वरना सिंपल कैलकुलेशन थी, यहां से भी काटता तो 3 जा 82 7 जा और फिर 5 जा जाएगा मेरे ख्याल से, 5 से काटूंगा तो 75 को 21 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1575, यही तो आएगा। 75 इंटू 75, 5 7 कैरी फॉरवर्ड, 150 प्लस 7 157, तो ये हो गया आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, ठीक है, इस तरीके का बहुत बार आपने देखा हुआ है। मेरे पास यहां पे क्या दे रखा है, पॉपुलेशन मेल और फीमेल की है हमारे पास, ठीक है, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास टोटल क्या है, स्टेट है एक ए बी और सी। स्टेट ए में टोटल 100% लोग हैं, तो इसमें कहा हमें परसेंटेज लिटरेट कितने, 55%। तो इलिटरेट कितने होंगे, आप कहेंगे सर 100 में से 55 को घटाऊंगा तो 45%। इसी तरीके से अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो लिटरेट के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो और इलिटरेट के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो, इस तरीके से डेटा दे रखा है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब ग्राफ समझ में आ गया। अब हम इस पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। टोटल पॉपुलेशन स्टेट सी में क्या होगी अगर इलिटरेट फीमेल स्टेट सी में हमारे पास इतने लोग हैं, तो फीमेल सी स्टेट सी पे आते हैं। लिटरेट है 78%, तो इलिटरेट कितने होंगे, आप कहेंगे सर 22%। तो सी की टोटल पॉपुलेशन का इलिटरेट 22% है। हमें बताना उसमें इलिटरेट फीमेल की वैल्यू दे रखे। इलिटरेट फीमेल कितनी होंगी, देखो मेल है 3 रेशियो तो फीमेल है 2 रेशियो, तो टोटल हो गया 5 रेशियो। अगर टोटल इलिटरेट 5 रेशियो है तो फीमेल है 2 रेशियो, तो इनटू में 2/5 करना पड़ेगा, और ये टोटल फीमेल पॉपुलेशन जो इलिटरेट है वो मुझे मिल जाएगी स्टेट सी में, जो कि मेरे पास 44 और उसके बाद कुछ जीरोस दे रखी हैं वो है। अब सोल्व करना है, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर सीधा सीधा दिख रहा है,
22 इंटू 2 44 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो जीरो आ रही है वो चलती रहेंगी, और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और बाकी डिवाइडेड बाय 100 है वो भी जीरो ही बनेंगी जाके आगे। तो मेरे पास 5 इंटू में बस 0 0 0 0 कुछ चलेगा। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर आएगा। बाकी आप सोल्व करना चाहो तो कर लो पूरा का पूरा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लिया तब भी हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, वरना आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। ये कितना है, अगर मैं लैक्स में देखूं तो 4.4 लाख है, तो यहां पे मैंने कहा 4.4, ये क्या होगा 22 इंटू में 2, 44% बाय 5 टोटल पॉपुलेशन का ये इतना है। यहां से काटूंगा तो मेरे पास 0.1 और इंटू में 5.5, 1% 0.5 लाख के बराबर, तो सी किसके बराबर? 50 लाख के बराबर। चलें आगे। So this marks the end of this class. I hope this class is useful to you. आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी, और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि वहां पर असिस्टेंस की जरूरत है, तो आरबी का ऑफिसर बैच जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, या फिर सीजीएल 2025, सीएचएसएल 2025, या फिर कोई एग्जाम जो बाद में आ रहा है, स्टेट एग्जाम्स भी हो इवन जिसमें सेम सिलेबस है, तो आप उसकी तैयारी आरबी से कर सकते हैं। बाकी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए जो है वो आप अच्छे से यूज कीजिए। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो आप आगे जुड़ सकते हैं, और नहीं जुड़ना तो फ्री क्लासेस का तो आप एटलीस्ट फायदा उठाइए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।